प्यारे श्रोताओं, सुनो कहानी के तहत अपने साप्ताहिक वाचन में आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक खूबसूरत कहानी अपराधी। जी हाँ, लेखक हैं हिंदी जगत के सर्वश्रेष्ठ कलमकारों में से एक जयशंकर प्रसाद जी और वाचन स्वर है आप सबका जाना पहचाना सेन निलय का। तो आइए सुनते हैं ये बेहद ही खूबसूरत कहानी अपराधी। वसंत का प्रभात था। युवती कामिनी मालिन का काम करती थी। उसकी और कोई न था। वह इस कुसुम कानन से फूल चुन ले जाती और माला बनाकर बेचती। कभी कभी उसे उपवास भी करना पड़ता, पर वह यह काम कभी न छोड़ती। आज भी वह फूले हुए कचनार के नीचे बैठी हुई अर्ध विकसित कामिनी कुसुमों को बिना बेधे हुए फंदे देकर माला बना रही थी। तभी द्रुत गति से दौड़ते हुए अश्व के पद शब्द ने उसे त्रस्त कर दिया। वह अपनी फूलों की टोकरी उठाकर भयभीत होकर सिर झुकाए खड़ी हो गई। राजकुमार आज अचानक उधर वायु सेवन के लिए आ गए थे। उन्होंने दूर ही से देखा, समझ गए कि यह युवती त्रस्त है। बलवान अश्व वहीं रुक गया। राजकुमार ने पूछा, तुम कौन हो? कुरंगी कुमारी के समान बड़ी बड़ी आंखें उठाकर उसने कहा, मालिन। वह बोला, क्या तुम माला बनाकर बेचती हो? वह बोली, हाँ। वह पुनः बोला, यहाँ का रक्षक तुम्हें रोकता नहीं? वह बोली, नहीं, यहाँ कोई रक्षक नहीं है। फिर राजकुमार ने पूछा, आज तुमने कौन सी माला बनाई है? उसने जवाब दिया, यह कामिनी की माला बना रही थी। राजकुमार ने पुनः पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? वह बोली, कामिनी। अब राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, वाह, बहुत अच्छा। तुम इस माला को पूरी करो, मैं लौटकर इसे लूंगा। डरने पर भी मालिन ढीठ थी। उसने तुरंत कहा, धूप निकल आने पर कामिनी का सौरभ कम हो जाएगा। वह बोला, मैं शीघ्र आऊंगा। कहकर राजकुमार चला गया। मालिन ने माला बना डाली। किरणें प्रतीक्षा में लाल पीली होकर धवल हो चली। राजकुमार लौटकर न आया। तब उसी ओर वह चली जिधर राजकुमार गया था। युवती बहुत दूर न गई होगी कि राजकुमार लौटकर दूसरे मार्ग से उसी स्थान पर आ गया। मालिन को न देखकर पुकारने लगा, मालिन, मालिन। दूरागत कोकिल की पुकार सा वह स्वर उसके कान में पड़ा। वह लौट आई। हाथों में कामिनी की माला लिए वह वन लक्ष्मी के समान लौटी थी। राजकुमार उस दिन सौंदर्य को सकुतूहल देख रहे थे। कामिनी ने माला गले में पहना दी। राजकुमार ने अपना कौशे उष्णीय खोलकर मालिन के ऊपर फेंक दिया और कहा, जाओ इसे पहनकर आओ। आश्चर्य और भय से लताओं की झुरमुट में जाकर उसने आज्ञानुसार कौशे वसन पहना। बाहर आई तो उज्जवल किरणें उसके अंग अंग पर हंसते हंसते लोटपोट हो रही थी। राजकुमार मुस्कुराया और बोला, आज से तुम इस कुसुम कानन की वन पालिका हो, स्मरण रखना। राजकुमार चला गया। मालिन किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर मधु वृक्ष के नीचे बैठ गई। बसंत बीत गया। गर्मी जलाकर चली गई। कानन में हरियाली फैल रही थी। श्यामल घटाएं आकाश में और शस्य शोभा धरणी पर एक सघन सौंदर्य का सृजन कर रही थी। वन पालिका के चारों ओर मयूर घेर कर नाचते थे। संध्या में एक सुंदर उत्सव हो रहा था। सहसा रजनी आई और वन पालिका की कुटीर को तम ने घेर लिया। मूसलाधार वृष्टि होने लगी। युवती के मन में प्रकृति का मद विह्वल लास्य था। वनपालिका पर्ण कुटीर के वातायन से चकित होकर देख रही थी। सहसा बाहर कंपित कंठ स्वर से शब्द सुनाई दिया, आश्रय चाहिए। वनपालिका ने कहा, तुम कौन हो? आवाज आई, एक अपराधी। वह बोली, तब यहाँ स्थान नहीं है। आवाज ने कहा, विचार कर उत्तर दो, कहीं आश्रय न देकर तुम अपराध न कर बैठो। वनपालिका विचारने लगी। बाहर से फिर सुनाई पड़ा, विलंब होने पर प्राणों की आशंका है। वनपालिका निसंकोच उठी और उसने द्वार खोल दिया। आगंतुक ने भीतर प्रवेश किया। वह एक बलिष्ठ युवक था। साहस उसकी मुखाकृति थी। वनपालिका ने पूछा, तुमने कौन सा अपराध किया है? वह बोला, बड़ा भारी अपराध है, बर्बाद होने पर सुनाऊंगा। इस रात्रि में केवल आश्रय दो। कहकर आगंतुक अपना आद्र वस्त्र निचोड़ने लगा।
उसका स्वर विकृत और वदन नीरस था। अंधकार ने उसे और भी अस्पष्ट बना दिया था। युवती वनपालिका व्याकुल होकर प्रभात की प्रतीक्षा करने लगी। सहसा युवक ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह त्रस्त हो गई, बोली, अपराधी यह क्या? वह बोला, अपराधी हूं सुंदरी। अब की बार उसका स्वर परिवर्तित था। पागल प्रकृति पर्णकुटी को घेर कर अपनी हंसी में फूट पड़ती थी। वह कर स्पर्श उन्मादकारी था। बाहर करकापात के साथ ही बिजली कड़की। वनपालिका ने भी अपना दूसरा हाथ युवक के गले में डाल दिया और अंधकार हंसने लगा। बहुत दिन हो गए, कितने ही बरस आए और चले गए। वह कुसुम कानन जिसमें मोर, शुक और पिक फलों से लदी झाड़ियों में विहार करते थे, अब एक जंगल हो गया। अब राजकुमार वहां नहीं आता। अब वे स्वयं राजा हैं। सुकुमार पौधे सूख गए। विशालकाय वृक्षों ने उन्हें अपनी शाखाओं से जकड़ लिया। उस गहन वन में एक कोने में पर्णकुटी थी। उसमें एक सुंदर स्त्री और उसका पुत्र दोनों रहते थे। दोनों बहेलियों का व्यवसाय करते। उसी से उनका जीवन निर्वाह होता। पक्षियों को फंसाकर नागरिकों के हाथों बालक बेचा करता। कभी कभी मृग शावक भी पकड़ ले आता। एक दिन वनपालिका का पुत्र एक सुंदर कुरंग पकड़कर नगर की ओर बेचने के लिए ले गया। उसकी पीठ पर बड़ी अच्छी बूटियां थी। वह देखने में बड़ा दर्शनीय था। राजा का पुत्र अपने टट्टू पर चढ़कर घूमने निकला था। उसके रक्षक साथ में थे। राजपुत्र मचल गया। वह किशोर मूल्य मांगने लगा। रक्षकों ने कुछ देकर उसे छीन लेना चाहा। किशोर ने कुरंग का फंदा ढीला कर दिया। वह छलांग भरता हुआ पल भर में निकल गया। राजपुत्र अत्यंत हठी था। वह रोने लगा। रक्षकों ने किशोर को पकड़ लिया और वे उसे राजमंदिर की ओर लेकर चले गए। वातायन से रानी ने देखा कि उसका लाल रोता हुआ लौट रहा है। एक आंधी सी आ गई। रानी ने समाचार सुनते ही उस बहेले के लड़के को बेंतों से पीटे जाने की आज्ञा दे दी। किशोर ने बिना रोई चिल्लाए और आंसू बहाए बेतों की चोट सहन कर ली। उसका सारा अंग क्षत विक्षत पड़ा था। पीड़ा से वह चल नहीं सकता था। मृगया से लौटते हुए राजा ने देखा। एक बार दया तो आई उन्हें, परंतु उसका कोई उपयोग न हुआ। रानी की आज्ञा जो थी। फिर कई वर्ष बीत गए। नवीन राजपुत्र को मृगया की शिक्षा के लिए लक्ष्य साधने हेतु तो उसी वन में जाना हुआ। वहां राजपुत्र हिरणों पर, पक्षियों पर तीर चलाना सीखता। एक दिन वसंत की उजली धूप में राजा अपने राजपुत्र की मृगया परीक्षा लेने के लिए 16 बरस बाद उसी जंगल में आए। राजा का मुंह एक बार विवर्ण हो गया। उस कुसुम कानन के सभी सुकुमार पौधे सूखकर लोप हो गए थे। उनकी पेड़ियों में कहीं कहीं दो एक अंकुर निकलकर अपने प्राचीन बीज का निर्देश करते थे। राजा स्वप्न के समान उस अतीत की कल्पना में खो गए। अहिरियों के वेश में राजपुत्र और उसके समवयस्क जंगल में आ गए। किशोर भी अपना धनुष लिए एक ओर खड़ा था। कुरंग पर तीर छूटे। किशोर का तीर कुरंग के कंठ को भेद कर राजपुत्र की छाती में घुस गया। राजपुत्र अचेत होकर गिर पड़ा। किशोर पकड़ लिया गया। इधर वनपालिका राजा के आने का समाचार सुनकर फूल खोजने लगी थी। उस जंगल में अब कामिनी कुसुम नहीं थे। उसने मधुक और दुर्वा की सुंदर माला बनाई, यही उसे मिले थे। राजा क्रोध से उन्मत्त थे। प्रतिहिंसा से कड़क कर बोले, मारो। बधिकों के तीर छूटे। वह कमनीय कलेवर किशोर पृथ्वी पर लौटने लगा। ठीक उसी समय मधुक मालिका लिए वन मालिका राजा के सामने आ पहुंची। कठोर नियति जब अपना विधान पूर्ण कर चुकी थी, तब कामनी किशोर के शव के पास पहुंची। पागल सी उसने माला राजा के ऊपर फेंक दी और किशोर को गोद में लेकर बैठ गई। उसकी निश्चेष्ट आंखें मौन भाषा में जैसे माँ माँ कह रही थी। उसने हृदय में घुस जाने वाली आंखों से एक बार राजा की ओर देखा और फिर देखा राजपुत्र का शव। राजा एक बार आकाश और पृथ्वी के बीच में हो गए, जैसे वह कहाँ से कहाँ चले आए। राजपुत्र का शोक और क्रोध वेग में बहती हुई बरसाती नदी की धार में बुल्ले के समान बह गया। उनका हृदय विषय शून्य हो गया। एक बार सचेत होकर उन्होंने देखा और पहचाना अपना वही जीर्ण कौशे उष्णीश। वह धीरे से बोले, वनपालिका, यह कौन था? कामिनी की आंखों में आंसू नहीं थे। वह गंभीर स्वर में सर नीचा किए धीरे से बोली, अपराधी,